नमस्कार प्यारे बच्चों, सांदीपनी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक वन लाइनर सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आपके बोर्ड की एग्जाम होने तक सभी अध्याय को कवर अप कर लेंगे। तो आप शिद्दत के साथ पूरा वीडियो आप देखें। टारगेट आपका रहेगा 100/100। तो आप अपना एक रजिस्टर निकालें और उसमें इनको लिखते चलें। वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, जिससे कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं और अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो सके। तो ये जो वन लाइनर सीरीज है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, ऐसी आशा करते हैं। तो शुरू करते हैं। और आपसे एक अनुरोध रहेगा कि सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। विद्यार्थी हैं आपके साथी जो कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं, उनको आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 1 की। पहला चैप्टर है ये, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे संबंधित जो वन लाइनर हैं इनको अपन देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? कैसे पहचान होगी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो हमें याद रखना है, अवस्था में परिवर्तन आएगा। जो भी पदार्थ ले रहे हैं हम, जिन पदार्थों के बीच में हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरी बात, उसके रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन होना। ये जो 4 पॉइंट यहां दिए गए हैं, ये संकेत करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो आपका आंसर आएगा श्वेत चमकदार ज्वाला या लौ के साथ जो प्रकाश है वो उत्सर्जित होता है। मैग्नीशियम की रिबन को जब अपन जलाते हैं, ठीक है, तो उससे MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वहां पर जो हमें लौ दिखती है, जो ज्वाला दिखती है, जो आग दिख रही है, उसका रंग होगा श्वेत। ठीक है, श्वेत चमकदार। ठीक है, आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर आएगा अभिकारक। जैसे मेरे पास ये दो पदार्थ हैं, जैसे A और B, मेरे पास दो पदार्थ हैं। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, इनके बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये एक उत्पाद बन गया। ठीक है, तो ये जो मैंने तीर का निशान लगाया है, इस तीर के निशान से पहले ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और तीर के निशान के बाद में ये जो A B मैंने लिखा है, तो ये उत्पाद बनता है। तो हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम अभिकारक कहते हैं, इनको अभिकारक कहते हैं, और इसे हम उत्पाद कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक ही जगह पर यहां पर मैग्नीशियम ले लूं, ठीक है, और इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसका दहन करते हैं, तब हमारे पास जो उत्पाद बनेगा उसे अपन MgO कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? MgO। अब देखिए, यहां पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। और ये मैग्नीशियम के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया संतुलित भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया को संतुलित भी कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर आएगा उत्पाद। हम इसे प्रोडक्ट या उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख सकते हैं। वैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सभी बच्चों का सिलेबस इस समय तक लगभग कंप्लीट हो जाता है। आपको रिवीजन करना रहता है, तो रिवीजन के तौर पे ये वन लाइनर सीरीज आपके लिए बहुत सहयोगी साबित होगी। तो आप एक एक लाइन को याद कर लें। परीक्षा में इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। रासायनिक विक्रिया में भाग लेने और बनने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को क्या कहते हैं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को अपन किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के दहन मतलब उसे जलाना। तो मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, यहां पर ये मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, आप इसे याद कर लें, ये एग्जाम में आने की इसकी संभावना रहती है।
तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन दहन करते हैं तो MgO बनता है, ठीक है। और ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे इसमें Mg और ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया हो रही है, इसको हम जला रहे हैं तो हमारे पास ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो Mg को अपन मैग्नीशियम कहते हैं, ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। ऑक्सीजन ये भी अभिकारक है। ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक पूरा जो उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के किस तरफ लिखा जाता है? अभिकारकों को तीर के किस तरफ लिखा जाता है? जैसे हमारे पास अभी फॉर्मूला था, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो MgO बनता है, और इसे संतुलित करने के लिए हमने यहां पर 2 लगाया था। तो वो कह रहे हैं तीर के निशान से पहले जो चीजें लिखी गई हैं वो लेफ्ट साइड में लिखी गई हैं। तो इसके लिए अपन LHS, और ये है उत्पाद, इसके लिए लगाते हैं RHS। ये आपको याद रखना है। लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं उत्पाद, लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं अभिकारक, और राइट साइड पर लिखे जाते हैं उत्पाद, ठीक है। रासायनिक समीकरण में उत्पाद को तीर के किस तरफ लिखा जाता है? तो आपका आंसर आएगा दाईं तरफ या राइट साइड में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होगी? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया होने के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। परमाणुओं की संख्या समान रहती है, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है। जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान रहती है। निम्नलिखित शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है आपको, मतलब रासायनिक समीकरण को अपन को संतुलित करना है। देखिए, Zn यहां पर S लिखा है, इसका मतलब ये ठोस है, ठीक है। ये ठोस है, सॉलिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये एक्वेटिक, मतलब ये जलीय है, जलीय विलयन है उसका। और ये जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन ये गैस के रूप में ये बनता है, ठीक है। अब आप देखिए इधर जिंक और H2SO4 ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो बना ZnSO4 बना, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकली है, ठीक है। अब निम्नलिखित शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। अब संतुलित कैसे करते हैं? तो संतुलित करने के लिए तीर के निशान से पहले इनकी संख्या और तीर के निशान के बाद इनकी संख्या अगर बराबर हो, तो देखिए इधर जिंक का 1 है, इधर भी जिंक अकेला है, ठीक है। SO4 और 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, इसका मतलब ये पहले से ही संतुलित है, तो इसको हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना है और भौतिक अवस्था संकेत सहित भौतिक अवस्था के संकेत भी देने हैं। तो ये आपको दिया गया है, जैसे FeH2O के साथ क्रिया करता है तो Fe3O4 और H2 ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। इधर देखिए, आपके पास इधर Fe कितने हैं तो आप कहोगे कि 1 है, और इधर Fe कितने हैं तो आप कहोगे कि 3 है, तो मैं यहाँ 3 लगा दूंगा। देखिए, रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं, जो भी संख्या आप लिखोगे वो उस तत्व के सामने लिखी जाएगी, उसके नीचे नहीं लिखी जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, यहां पर H2O, ठीक है, क्या है? H2O है, और यहां पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, और यहां ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं। कितने हैं? 4 आपको यहां दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के इधर 4 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो मैं इधर 4 लगा दूंगा, तो इधर ऑक्सीजन के 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन के देखिए 2 इधर थे, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा 2 से, और जब 4 का गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ये 8 होंगे तो फिर मुझे 4 यहां भी तो लगाना पड़ेगा, तो ये 4 यहां लगा देंगे, तो देखिए 4 दूनी 8 इधर भी हो गए। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए इधर लिखा हुआ है 3Fe4H2O, ठीक है, और ये क्रिया करेंगे तो बनेगा Fe3O4 और H2,
अब देखिए Fe ये सॉलिड ठोस अवस्था में है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड अवस्था में बनेगा और ये गैस अवस्था में बनेगा। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित भी करेंगे और साथ में उसकी जो भी भौतिक अवस्था है उसको रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्टकट में। ठीक है, जैसे सॉलिड के लिए अपन S लगाएंगे, लिक्विड के लिए L लगाएंगे। ठीक है, अगर ठोस है तो हम S लगा देते हैं, द्रव है तो हम L लगा देते हैं। ठीक है, अगर जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए अपन एक्वेटिक लगाते हैं, और गैस अवस्था में है तो हम उसके लिए G लगाते हैं। ठीक है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? मोस्ट है, याद करेंगे, मैग्नीशियम रेवन पर जमी ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो पहले हम उसको रेगमाल के पत्ते से उसे रगड़कर साफ करते हैं, उसके बाद हम उसे जलाते हैं। और जब हम मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं तो श्वेत चमकदार लौ पैदा होती है और MgO का निर्माण होता है। ठीक है, सभी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्वेटिक विलयन है और हाइड्रोजन H2O ये लिक्विड है। ठीक है, अब ये इधर क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश, और इधर लिखा है क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, तो बनेगा अपने पास C2H12O6 और अपने पास बनेगा 6O2 और 6H2O। ठीक है, इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अभिक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पादपों में होती है। तो आपको यह याद रखना है, हरे पादप जिनको अपन स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी भी कहते हैं। इनके अलावा शैवालों में भी होती है ये। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, और भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, ये बन गया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको संतुलित कैसे करते हैं। इसको संतुलित कैसे करते हैं, तो हमें फिर से वही कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को गिनना है, और गिनने के बाद उनकी संख्या को बराबर कर देना है। जैसे यहां पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, तो मुझे कार्बन के 6 करने पड़ेंगे, तो मैं इसका 6 से गुणा करूंगा, आगे 6 लिख दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिए हैं, यहां पर 6 गुणा 2 करेंगे तो 12, और 12 इधर है, मतलब 24 दिए हैं। तो यहां पर 2 हैं तो 12 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24, तो यहां 12 लिख दिया है। ठीक है, और 6O2 और ये तो यहां पहले से दे रखा है, तो उनमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। इनकी संख्या को अपन काउंट करके इनकी संख्या यहां लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये संतुलित करना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 से लिखते हैं। तो ये जब क्रिया करेगा तो बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन के 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया है, और क्लोरीन के 2 है, तो अब इन दोनों के ये समीकरण संतुलित हो गया है। ठीक है, अगला है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को अपन BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बेरियम के साथ SO4 ज्वाइंट होगा तो बनेगा BaSO4। ठीक है, क्या बनेगा? BaSO4 प्लस Al के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा तो बनेगा AlCl3, और ये इस तरीके से हम इसको संतुलित कर लेंगे। ठीक है, और अगला रासायनिक समीकरण है सोडियम की क्रिया H2O के साथ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इस तरीके से आपको ये अभिक्रिया याद रखनी है। एक इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 रासायनिक अभिक्रिया आपको आपके एग्जाम में मिल ही जाती हैं, इसलिए आपको इनका विशेष फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ तो मिलेगा आपको, बस इनके संतुलन की व्यवस्था आपको प्रॉपर तरीके से देखनी है। ठीक है, अगला है प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र व सामान्य नाम लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं CaO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे बिना बुझा चूना कहते हैं। बिना बुझा चूना कहते हैं। अगर इसमें पानी मिला दें
तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा यही। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराने पर बने उत्पाद का नाम लिखिए और इसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो बनेगा CaOH2। ठीक है, तो देखिए इधर कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी रासायनिक अभिक्रिया हम जल के साथ करा दें, H2O के साथ करा दें तो बनेगा CaOH2। साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। आपने देखा हो घर पर पुताई करने के लिए जो चूना लाते हैं, है ना, उसमें जब अपन पानी डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकलती है, इसका मतलब ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया यहां हो रही है। फिर उसके बाद हम उसकी घर की पुताई करते हैं उससे। ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। इसका मतलब ये एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो हम उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज देखिए, घर पे आप डिटर्जेंट को हाथ पर लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और आप जैसे ही उसे रगड़ के मिलाने की कोशिश करोगे आप महसूस करोगे आपका हाथ गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है इसका मतलब ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो वहां पर भी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये लाइन देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएं। जैसे मैंने इधर लिखा मेरे पास दो अभिकारक हैं A और B, तो A अभिकारक और B अभिकारक जब आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक नया उत्पाद C बनाते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहां पर A और B आपस में जुड़ गए हैं, जुड़ने को अपन संयोग कहते हैं। इसका मतलब यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो प्रकार आपसे पूछे जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एक है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। नाम से पता लग रहा है संयोजन में क्या होगा? संयोग मतलब जुड़ना, यहां पर अभिकारक जुड़ के एक नया उत्पाद बनाएंगे। वियोजन में क्या होगा? टूटना, यहां पर ये टूटेगा। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछे गए हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल से क्रिया कर रहा है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और उसमें क्या हो रहा था? आपस में जुड़ रहे थे दोनों, कैल्शियम और पानी। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जब क्रिया करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम इधर उदाहरण ले लें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो यहां पर भी तो संयोजन हो रहा है। तो देखिए ये दोनों आपस में मिले और ये बन गया उत्पाद, तो एक उत्पाद बना। दो अभिकारक आपस में मिले और एक उत्पाद बना तो हमने इसको संयोजन अभिक्रिया कहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोयले को जलाएं, कोयले को जलाते हैं, कोयले को अपन सी से दर्शाते हैं। देखिए एस का मतलब ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, नहीं तो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे सी और ये एस सॉलिड है। ठीक है, ऑक्सीजन ये गैस है। ये जब आपस में मिले तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बन गई। यहां पर देखिए ये दोनों आपस में मिले तो एक उत्पाद बना। जैसे मैं कार्बन को रिप्रेजेंट कर दूं ए से प्लस ऑक्सीजन को बी से, ए और बी आपस में क्रिया करते हैं तो एक उत्पाद बना सी, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखिए,
हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो H2O बनता है। ये आपने देख लिए होंगे, ये सब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करे, कोयले का दहन मतलब कोयले को हम जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा जो जल का निर्माण होता है ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करें। प्राकृतिक गैस, आपको याद रखना है प्राकृतिक गैस जिसे अपन बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बायोगैस, इसे गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य संगठन होता है मीथेन CH4। जब हम इसका दहन करते हैं, इसको जलाते हैं, तो इससे देखो ये समीकरण पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है क्या ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए मीथेन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये जब जलेगी तो इससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, और इससे H2O मुक्त होता है और ऊर्जा बनती है, अर्थात ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, याद रख लेना। अगला है हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है। ठीक है, देखिए हमने भोजन खाया और भोजन के रूप में हम खाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, और इस ग्लूकोज का ही तो दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया करता है तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, CO2 बनती है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनने वाले पदार्थ का नाम ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने वाली अभिक्रिया का नाम क्या है। तो इसका नाम देखिए ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपको ये याद रखना है। ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मध्य रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, देखिए ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मध्य जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार होगी, मैंने अभी पहले लिखा था। देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर जो ग्लूकोज है, जिसे अब ग्लूकोज है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, याद रखना है। और जो हमें ऊर्जा मिलती है वो ATP के रूप में मिलती है और ऊर्जा होती है 38 ATP, इसीलिए हम ATP को ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ATP को किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी है ना। वियोजन, वियोजन जिसे कि हम अपघटन के नाम से जानते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन में क्या होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे एक से अधिक उत्पाद अगर बना देता है तो हम उसे अपघटन या वियोजन कहते हैं। देखिए एकल अभिकर्मक, ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। मैंने यहां पर लिखा है जैसे AB, ये कोई अभिकर्मक है
और ये अभिक्रिया करता है और ये टूट जाए इस तरीके से उत्पाद में, ठीक है। तो एक से अधिक उत्पाद बनाए तो हम इसे वियोजन कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है वियोजन अभिक्रिया को। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है, तो FeSO4 7H2O, ये फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या है। जब हम फेरस सल्फेट को FeSO4 को गर्म करते हैं, ऊष्मा मतलब हम इसे गर्म करते हैं, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इसका निर्माण होता है। यहां पर तीर के निशान से पहले ये अभिकर्मक है, और अभिकर्मक को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये उत्पाद में टूट जाता है। इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ये एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र व रासायनिक नाम इसका लिखना है। आपको याद रखना है CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर कहते हैं। इसी को अपन संगमरमर भी कहते हैं, याद रखना है संगमरमर, ठीक है। संगमरमर कहते हैं इसे, CaCO3। आपसे ऐसे पूछ लेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दें, मतलब हम इसे गर्म करें, तो गर्म करने पर क्या बनेगा, तो CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो इससे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर एक अभिकर्मक है या अभिकारक कह लें जो अभिक्रिया में भाग लेता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये दो उत्पादों में टूटता है, इसका मतलब ये एक वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना, या इसे अपन बिना बुझा चूना कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रमुख उपयोग क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सीमेंट के निर्माण में काम आता है, तो हमें याद रखना है सीमेंट के निर्माण में ये काम आता है। लेड नाइट्रेट को बर्नर से गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। कैसे रंग का, भूरे रंग का। देखिए ओटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है लेड नाइट्रेट को जब अपन गर्म करते हैं तो कैसे रंग का धुआं बने निकलेगा, तो भूरे रंग का। यह धुआं किस पदार्थ का है, तो आपका आंसर आएगा ये NO2 होता है। NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो धुआं निकला, उस धुआं का रंग कैसा हो जाएगा, तो उसका रंग भूरा हो जाएगा, ठीक है, भूरा रंग, ब्राउन कलर का, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, अगर इसे हम गर्म करें तो गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, तो PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे PbONO2 और ऑक्सीजन मुक्त होते हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर धूसर रंग का हो जाता है, क्यों। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखें तो उसका कलर धूसर हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, और AgCl को हम अगर बाहर खुला रख दें सूर्य के प्रकाश में तो ये Ag प्लस Cl2 में बदल जाता है। इसका मतलब यहां इसका वियोजन हुआ है, ठीक है। वियोजन मतलब ये टूट गया है दो भागों में, ठीक है। किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, आजकल तो कलर्ड फोटो आते हैं लेकिन पहले के समय पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। AgBr का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, देखिए वियोजन मतलब हमें अगर तोड़ना है तो हमें क्या क्या करना होगा, हमें उसे गर्म करना होगा, तो ऊष्मा देते हैं हम, या फिर हम उसे प्रकाश या विद्युत ऊर्जा देंगे तो वो टूट जाएगा। किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम या तो उसे गर्म करते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या फिर विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम उसका वियोजन कर पाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है AB प्लस, ये C के साथ क्रिया करता है, ठीक है। तो यहां पर जब विस्थापन होगा तो ये C अधिक क्रियाशील है, B कम क्रियाशील है, तो C
बी को हटा देगा तो ए के साथ सी जुड़ जाएगा और बी अलग हो जाएगा, तो हम इसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस तरीके से हम विस्थापन अभिक्रिया को याद रख सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब उसे वहां से हटा देता है, उसे भगा देता है कि भाई मैं इसके साथ जुड़ूंगा, उसको वो वहां से हटा देगा। इस तरीके से देखिए, ये मोस्ट है, याद करेंगे। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग कुछ समय बाद मलिन हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है तो हम देखेंगे। इधर देखिए, लोहे ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर दिया है। देखिए, Fe लोहा हो गया, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, CuSO4। तो देखिए, इधर बनेगा एक नया उत्पाद जिसे FeSO4 कहते हैं, जो कि भूरे रंग का है, और कॉपर यहां से अलग हो गया है। अब आप सोच सकते हैं, कॉपर कम क्रियाशील है और लोहा ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर दिया है लोहे के द्वारा। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में चर्चा की, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा की है। निम्नलिखित उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया के हैं। देखिए, Zn जिंक, और ये CuSO4 के साथ क्रिया करता है तो बनता है ZnSO4, और कॉपर हो जाता है अलग, तो कॉपर हो गया कम क्रियाशील। ऐसे ही लेड Pb CuCl2 के साथ क्रिया करता है तो बनता है PbCl2, और ये कॉपर हो गया अलग। कॉपर के यौगिकों में से लेड जिंक कॉपर को विस्थापित करता। देखिए, कॉपर के यौगिक में से लेड जिंक कॉपर को विस्थापित करते हैं, क्यों? क्योंकि लेड जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं, इसीलिए तो विस्थापित करेगा। भाई जो ताकतवर होगा वो कमजोर को भगा देगा, ठीक है, बस यही बात यहां लागू होती है, ठीक है। आगे देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का एक्सचेंज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऐसे उदाहरण से अपन समझ सकते हैं, ए और बी की क्रिया सी और डी के साथ होती है, तो देखिए ए के साथ सी जुड़ जाए और बी डी के साथ जुड़ जाए, तो इस तरीके से इसे द्विविस्थापन, मतलब दोनों का विस्थापन हो रहा है, तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन। जैसे Na2SO4 और ये क्रिया करते हैं BaCl2 के साथ, तो क्या बनेगा? देखिए, Na के साथ Cl जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा, Ba के साथ SO4 जुड़ जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा। सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब हम कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसे, क्योंकि इसमें दोनों का विस्थापन हुआ है, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, तो हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, या फिर हम इसे उपचयन के नाम से जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम इसे अपचयन कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन की पहचान करें। देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहां पर CuO बना, ये उपचयन है। यहां पर देखिए, CuO के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है, CuO के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा तो Cu, देखिए यहां से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन यहां से निकल के हाइड्रोजन के साथ चला गया, जल का निर्माण हुआ, तो ये अपचयन हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो
तो हम उसे उपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की कमी हो तो हम उसे अपचयन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उपचयन या अपचयन हमें को पहचानना है। देखिए, CuO प्लस H2, यहां पर Cu अकेला रह गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये अपचयन कहलाएगी। तो ये CuO का यहां पर क्या हुआ, अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन का क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसीलिए हाइड्रोजन का यहां पर उपचयन होता है। ZnO और C कार्बन के साथ क्रिया करता है तो Zn बना। देखिए, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गई है तो Zn से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ZnO का तो अपचयन हो रहा है, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहां पर इसका उपचयन होगा। आई बात समझ में? देखिए, समझ में नहीं आया, दोबारा समझाते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो हम उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। तो यहां देखिए, यहां देखिए, CO के साथ O है पहले, और यहां हाइड्रोजन अकेला है। इधर देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया। तो मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए तो H2 से H2O बना, तो इसका तो हो गया उपचयन। दूसरी बात, CuO से ऑक्सीजन अलग हो रही है, हाइड्रोजन के पास जा रही है, इसका मतलब Cu से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो तो अपचयन। ठीक है, तो देखिए, CuO से ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन के पास चली गई, इसका मतलब CuO का तो हो रहा है अपचयन। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसीलिए हो रहा है उपचयन। सेम कंडीशन, Zn से ऑक्सीजन अलग हुआ और कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ZnO का तो हो रहा है अपचयन और कार्बन का हो रहा है उपचयन। ठीक है, इधर देखो, एक और उदाहरण से समझो, MnO2 और इधर बना HCl, तो MnO2, Mn से ऑक्सीजन कम हो रही है और इसके साथ Cl आके जुड़ रहा है, तो बना MnCl2, तो MnO2 का तो हुआ अपचयन। और HCl, और यहां से हाइड्रोजन अलग हो गई Cl से, तो फिर यहां पर क्या होगा, HCl का क्या हो रहा है, उपचयन। ठीक है, MgO2 2MgO, तो Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो उपचयन हो जाएगा। ठीक है, और जब अपचयन और उपचयन एक साथ होता है तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आप अपने नोट डाउन कर लें। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है संक्षारण का। चांदी की परत, चांदी जो है वो काली पड़ गई है, तो ये है संक्षारण का उदाहरण। तांबे की चमक मलिन हो गई है, तांबे के बर्तन आपने देखे होंगे वो मलिन हो जाते हैं, उन्हें संक्षारण का ही ये उदाहरण है। ठीक है, जब कोई धातु का आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर सतह मलिन, काली या संक्षारित होने लगती है, इस घटना को संक्षारण कहते हैं। याद कर लेना, मोस्ट है। जब कोई धातु, तो वो उसके आसपास से अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में अगर वो आ जाए तो उसकी सतह मलिन हो जाती है, काले रंग की हो जाती है, मतलब वो गंदी सी लगती है, तो हम इसे संक्षारण कहते हैं। तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखने पर गंध और स्वाद उसका बदल जाता है, इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं।
क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो वेरी मोस्ट इनके परीक्षा में आने की संभावना खूब सारी है, तो आप इनको इसी तरीके से रख लें। देखिए आज हमने ये आपका अध्याय पहला है, पहले अध्याय से संबंधित ये वन लाइनर के बारे में हमने चर्चा की है। आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपकी तैयारी को और अच्छा बनाएंगी। याद करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। इसी प्रकार के और वीडियो आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑल पर क्लिक करें जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।